जय हिंद। आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल DRD एक्सप्रेस। देखिए, इस वीडियो में हम लोग बीपीएससी टीचर का जो एग्ज़ाम होने वाला है उससे संबंधित द प्लेटफॉर्म बुक का पहला प्रैक्टिस सेट करने वाले हैं। देखिए, मैं आपको एक बात बताता हूँ कि आपको भी पता है कि जो बीपीएससी है वह एक बात तो क्लियर नहीं किया है कि किस टॉपिक से कितने प्रश्न पूछे जाएंगे, लेकिन फिर भी मैं आपको एक अंदाज़ा देता हूँ कि आप एक काम कीजिएगा। जो भी सब्जेक्ट आपको अच्छा समझ में आता है पहले उसकी तैयारी ढंग से कीजिएगा। जैसे अगर आप मैथ के विद्यार्थी हैं तो मैथ, रीजनिंग और साइंस को अगर मजबूत कर लेते हैं तो हमको लगता है कि इस पोर्शन से लगभग 40 से 50 प्रश्न आपको देखने को मिल सकते हैं। तो यह आपके लिए एक स्कोरिंग सब्जेक्ट हो सकता है। साथ ही साथ आपको भूगोल, ईवीएस अर्थात पर्यावरण और साथ ही साथ भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को भी देखना है और बिहार के परिप्रेक्ष्य में भी कुछ बातें देख लेनी है। जैसे बिहार का सबसे शिक्षित जिला, ये सब है ना, सबसे अधिक जनसंख्या वाला जिला बिहार स्पेशल जो होता है उसके वीडियो में हम ला देंगे। तो ऐसे प्रश्नों को करने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबा लीजिए। आपकी तैयारी में हमेशा आपके साथ है। वर्तमान में आप इस वीडियो में बने रहिए और आप चलिए आज के अपने प्लेटफॉर्म बुक के पहले प्रैक्टिस सेट को देखते हैं। चलिए, आप देख सकते हैं कि यह पहला टेस्ट सीरीज है जिसमें शुरुआत गणित और फिर रीजनिंग के प्रश्न से हुई है। तो इन प्रश्नों को हम लोग बाद में करेंगे। सबसे पहले जनरल नॉलेज से जो प्रश्न है अर्थात सामान्य विज्ञान से भी प्रश्न है उसको पहले हम लोग शुरू करते हैं। एक बात समझिए, इन प्रश्नों का सिलसिलेवार ढंग से अध्ययन आप SCERT के बुक से कर सकते हैं। इसके लिए मैं आपको सलाह दूंगा कि आप क्लास 6 से लेकर 8 तक के SCERT और NCERT के साइंस के किताब को पढ़ जाइए। समय मिलने पर आप 9-10 को भी कर सकते हैं। आपका एग्जाम निकलने से कोई नहीं रोक सकता है। तो वर्तमान में चलिए प्रश्न प्रश्न होते हैं। हम लोग पहले प्रश्न को देखते हैं। उम्मीद है आप प्रश्न को स्पष्ट रूप देख पा रहे हैं। कह रहा है कि दिए गए विकल्पों में से वृक्षीय जानवर की पहचान करना है जिसको आर्बियल भी कहा जाता है। तो बड़ा आसान है कि वृक्ष पर रहने वाला जानवर कौन है जी? जलहस्ती, बंदर, जिराफ या गैंडा। तो इसका सरल और सहज उत्तर आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन बी बंदर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 2 आपके साथ है। कह रहा है कि किस रासायनिक यौगिक के कारण मिर्च का जो स्वाद होता है वह तीखा या मसालेदार होता है? सोडियम सल्फेट, सोडियम हाइड्रोक्साइड, कैप्सेसिन या फिर एलिसिन। तो देखिए इसका सही आंसर ऑप्शन 3 हो जाएगा, अर्थात ऑप्शन सी हो जाएगा कैप्सेसिन। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। 53 नंबर प्रश्न है, आप इसको देख लीजिएगा। फिजिक्स का प्रश्न है। देखिए, साइंस से जरूर आपके 15 से 20, एक्चुअल में जो 67वीं 68वीं बीपीएससी का एग्ज़ाम होता है उसमें तो 30 प्रश्न जाते हैं, लेकिन मैंने एनालिसिस किया है और जो प्रीवियस सवाल, जो प्रीवियस आपका एग्ज़ाम हुआ था बीपीएससी हेड टीचर का जो हुआ था ना, हेड मास्टर का हुआ था, वहाँ पर आपको 15 साइंस के सवाल देखने को मिले थे। 15 से 17 सवाल थे। तो इस बार तो ज़रूर इसमें से आपको 20 सवाल देखने को मिलेंगे साइंस से, इसलिए साइंस पर आपकी अच्छी पकड़ होनी चाहिए। तो चलिए अगला प्रश्न 3 नंबर है, इसमें का सेट का 53 नंबर है। जो नट होता है अर्थात जो तनी रस्सी पर चलने वाला व्यक्ति भौतिकी के किस नियम का पालन करता है? स्टीफन का, न्यूटन के गति नियम का, हुक के नियम का या कूलॉम के नियम का? तो देखिए इसका सही आंसर ऑप्शन 2 न्यूटन के गति नियम, वो भी तृतीय गति नियम के अनुसार। क्योंकि रस्सी पर जब चलता है तो अपने, जैसे ये कोई व्यक्ति है, अपने पैर से जितना नीचे दबाता है उतने ऊपर उसको कर देता है और स्प्रिंग करते आगे चलते जाता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, उस समीर को क्या कहा जाता है जो सामान्यतः रात्रि में समुद्र से स्थल की ओर चलती है? देखिए यह क्लास 6 में ही दिया गया है, मैं आपको क्लियर करना चाहता हूँ। याद रखिएगा, अगर कोई हवा या फिर समीर समुद्र से स्थल की ओर चलती है तो उसको हम लोग बोल देंगे समुद्री समीर। ठीक है, उसको क्या बोलेंगे हम लोग? बोलेंगे समुद्री समीर। और याद रखना है कि जो समुद्री समीर होता है वह प्रायः दिन में चलता है। यह यहाँ पे गलत है। ठीक है, समुद्री समीर हमेशा दिन में चलता है, आपको याद रखना है। और इसका उल्टा कर लीजिए कि अगर कोई समीर स्थल से समुद्र की ओर चलता है भैया, तो इसको बोलेंगे हम लोग स्थलीय समीर। इसको बोल देंगे हम लोग स्थलीय समीर। और स्थलीय समीर इसका उल्टा हो जाएगा। कब चलता है जी? हमेशा स्थलीय समीर रात में चलता है। ठीक है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट कर सकते हैं कि स्थल से समुद्र की ओर चलेगा तो स्थलीय बोलेंगे और हमेशा रात में चलता है। और अगर जो समीर है वह समुद्र से
आपका स्थल की ओर चलता है उसको बोलेंगे समुद्री समीर, और समुद्री समीर जो हमेशा दिन में चलता है। वर्तमान में इस प्रश्न में मिस्टेक तो है, क्योंकि जो समुद्र से स्थल की ओर चलता है उसको बोलते हैं समुद्री समीर, लेकिन एक्चुअल में वह कब चलता है? दिन में चलता है। तो चलिए ऑप्शन के अनुसार इसका सही आंसर आप ही कर सकते हैं, चूँकि समुद्र से स्थल की बात है, समुद्र से आपको करना होगा, लेकिन याद रखिएगा हमेशा क्या चलता है? दिन में चलता है। मैंने एससीईआरटी को देखा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 55 नंबर है कि जो ओरल पोलियो वैक्सीन है उसके आविष्कारक कौन है, यह हमसे पूछ रहा है। आप ऑप्शन देख लीजिएगा, लुई पास्चर, जोनास सॉल्क, जॉन नैंक या अल्बर्ट साबिन। इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, अल्बर्ट साबिन। चलिए आगे एक और प्रश्न देख लीजिएगा, कह रहा कि अधिकतर पादप नियंत्रक किससे उत्पन्न होते हैं जी? बढ़ते तने के अग्रभाग से, बढ़ते जड़ के अग्रभाग से, फ्लोएम की संवहनी नलिकाओं से, ए और बी दोनों से। देखिए इसका सही आंसर ऑप्शन डी होगा, ए और बी दोनों से। आगे बढ़ते हैं। 57 नंबर है, गति का कौन सा नियम कहता है कि जब एक पदार्थ दूसरे पदार्थ पर जोर लगाता है तो दूसरी पदार्थ तुरंत पहले पदार्थ पर वापस बल लगाते हैं। बस वही बात है, न्यूटन का तीसरा, थर्ड लॉ ऑफ न्यूटन, मतलब गति का जो तीसरा नियम है, क्रिया के बराबर। अगर एक वस्तु किसी दूसरे वस्तु पर बल लगाती है तो ये भी इस पर बल लगाएगी, तो मतलब साफ है कि क्रिया के बराबर प्रतिक्रिया हो जाएगा। तो इस बेस पे यह जो स्टेटमेंट है वो न्यूटन के तीसरे गति नियम का उदाहरण है। चलिए आगे है, कह कि किसके कारण खासरा बीमारी होती है जी? तो मैं आपको बता दूं कि वायरस है, जीवाणु, विषाणु, बैक्टीरिया जितने भी हैं, इसका मैं एक ट्रिक बनाकर वीडियो अपलोड कर दिया हूँ, और बाकी जो शेष बच्चे हैं उसका भी मैं वीडियो बना के अपलोड कर दूंगा, तो आप वहाँ से देख सकते हैं। वर्तमान में अगर खासरा की बात है तो होता है वायरस से। सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए कह रहा है कि इथेनॉल का उत्पादन किस विधि से होता है? तो यह प्रश्न तो आपको मिलेगा, लवणीकरण से, संयोजन से, अनुमापन से या किण्वन से। तो इथेनॉल का जो किण्वन उत्पादन होता है वह किण्वन विधि से किया जाता है। सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए असम के पारंपरिक घरों को आगे देख लीजिए, स्टल्ट पर क्यों बनाया जाता है? तो आपको पता है कि आप सीटेट में पढ़े होंगे कि असम में हमेशा क्या होता है, असम के जो घर होते हैं वह लंबे लंबे बांस के खंभों बनाए जाते हैं, क्योंकि क्या होता है वहाँ पर जी, बराबर बाढ़ आया रहता है, पानी आया रहता है। तो वही बात है, बाढ़ से, और जब ऊंचा होगा तो वन्य जीवों से भी खतरा उसको नहीं होगा। तो बाढ़ और वन्य जीवों के खतरा से बचाने के लिए ही वहाँ पर जो घर होते हैं वो रिटल्ट पे बनाए जाते हैं। चलिए एक गैंडे वाले सिंग और मानव बाल में मौजूद संरचनात्मक प्रोटीन का नाम क्या है? तो आपको पता है कि मानव बाल में जो कीरोटीन नामक प्रोटीन पाया जाता है। सही आंसर ऑप्शन 2 हो जाएगा। चलिए निम्नलिखित में से कौन सा जानवर बिल या मान में रहता है? तो ये तो आप बता देंगे जनरल समझ पे, कछुआ, मगरमच्छ, ऑक्टोपस या खरगोश। तो इसका सही आंसर आपको भी पता है, ऑप्शन डी खरगोश हो जाएगा। चलिए हमारी आंत में पाया जाने वाला बैक्टीरिया कौन सा है जो हमें खाना पचाने में मदद करता है? तो बस वही लैक्टोबैसिलस एसिडोफिलस। सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए 64 नंबर की बात करते हैं, और देख लीजिए क्लास 10th और 9th से भी आपके सामने प्रश्न आ गए हैं। कह रहा है कि हमें संतुलित रासायनिक समीकरण खोजना है। मैं आपको बता दूं कि देखिए एरोचिन है ना जी, तो एरोचिन के पहले वाले को बोलते हैं अभिकारक, और इसके बाद वाले क्या बोलते हैं? प्रतिफल। तो देखिएगा अभिकारक में जितने परमाणु भाग लिए हैं ना, उनकी परमाणुओं की संख्या प्रतिफल के परमाणु की संख्या के बराबर होगा, तो वही संतुलित होगा, अन्यथा संतुलित नहीं होगा। वैसे तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी होना चाहिए। सॉरी, पूछा कि कौन असंतुलित है, ठीक है ना? तो सही आंसर ऑप्शन सी होगा। बाकी अब सबको आप चेक कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे हाइड्रोजन 2 है तो यहाँ भी हाइड्रोजन 2 है। अच्छा क्लोरीन 2 है तो यहाँ भी क्लोरीन 2 है, तो ये तो संतुलित है। चलिए यहाँ पे पोटेशियम कितना है जी? 2 है, तो यहाँ पे पोटेशियम 2 है। अच्छा क्लोरीन कितना है जी? शुरू से 2 है ना, तो क्लोरीन यहाँ पे शुरू से 2 है। चलिए ऑक्सीजन ये 3 दूनी कितना हो जाएगा जी? 6 ऑक्सीजन है, तो यहाँ भी 3 दूनी 6 ऑक्सीजन है, ये भी क्या है जी? संतुलित है। चलिए आप थोड़ा डी नंबर देख लीजिए, हाइड्रोजन 2 दूनी 4 है, यहाँ भी 2 दूनी 4 है, ऑक्सीजन 2 है, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ भी ऑक्सीजन क्या है जी? 2 है, तो संतुलित है। बाकी देख लीजिए यहाँ पी भी 1 है, पी भी 1 है, ठीक है। देख सकते हैं यहाँ पर कि नाइट्रोजन आपका 2 है, यहाँ पे नाइट्रोजन कितना है? 1 ही है। अच्छा ऑक्सीजन के 3 दूनी 6, यहाँ पर कितना है ऑक्सीजन? 2 2 4 1 5 1 है, बिल्कुल असंतुलित है।
उम्मीद है आप संतुलित असंतुलित पहचान पहचान गए होंगे। चलिए आगे है कि अंडे की जो जर्दी होता है, पीला वाला भाग होता है, उसमें कौन सा पदार्थ 90% से अधिक विटामिन होता है? तो अंडे के पीले भाग जिसको यॉल्क बोलते हैं, उसे विटामिन B12 जो होता है वो 90% से भी अधिक होता है। चलिए आगे है, और इसको आपको क्या तैयार करना होगा, आपके एग्जाम में यहाँ से प्रश्न आ सकता है। कह रहा है कि मछली के समूह को क्या कहा जाता है जी? स्टैंडर्ड, बस, सेना या स्कूल। तो आपको याद रखना है, जो मछलियों का समूह होता है उसको हम लोग स्कूल कहते हैं। सही आंसर ऑप्शन डी होगा। अब देखिए, ये प्रश्न कई बार आपके एग्जाम में आया हुआ है कि पृथ्वी के वायुमंडल की किस परत में ओजोन परत पाई जाती है। आपको पता है कि पृथ्वी को 5 परतों में बांटा गया है, क्षोभ मंडल, आयन मंडल, समताप मंडल, ओजोन सब करके बांटा गया है ना जी। तो आपको इसको ख्याल करना होगा कि जो ओजोन परत है वो एक्चुअल में समताप मंडल में पाया जाता है। चलिए आगे देख लीजिए, घोड़ा द्वारा खींचा जाने वाला गाड़ी भौतिकी किस नियम पर कार्य करता है? तो वही बात है, जब घोड़ा खींचता है तो पृथ्वी से और उसके पैरों से बल लगता है तो क्रिया द्वारा प्रतिक्रिया होता है। तो न्यूटन के तृतीय गति नियम से। निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी चमगादड़ के कारण होती है? चलिए बायोलॉजी का प्रश्न है, चिकुनगुनिया, जीका, इबोला या डेंगू। तो आपको पता है कि जो चिकुनगुनिया और डेंगू होता है, डेंगू तो मच्छर से काटना होता है, तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा कि चमगादड़ से इबोला नामक बीमारी हो जाती है। चलिए, विटामिनों की कमी से होने वाले रोग और साथ ही साथ किस विटामिन में कौन सा किस पदार्थ में कौन सा विटामिन पाया जाता है, इसकी तैयारी आपको कर लेनी चाहिए। वर्तमान में विटामिन ए की कमी से क्या होता है? रतौंधी होता है। चलिए आगे देख लीजिए, निम्नलिखित में से कौन सा जानवर स्तनपायी है? स्तनपायी है मतलब माता जो अपने बच्चे को स्तन का पान कराती है, दूध पिलाती हैं। तो देख सकते हैं इसका सही आंसर ऑप्शन डी व्हेल हो जाएगा। चलिए, जबड़ा जो है किसका भाग है जी? भुजा का, श्रेणी चक्र का, हाथ का या खोपड़ी का? तो जनरल समझ पे आपको भी पता है कि जो अपना जबड़ा होता है या जो जबड़ा आपका होता है वह सिर का, चूँकि हिलता नहीं है, सिर से ही कनेक्टेड होता है। तो सही आंसर ऑप्शन डी खोपड़ी का हो जाएगा। चलिए आगे देख लीजिए, 73वां प्रश्न है, कह रहा है कि गैमिनीड अब तक हमारे सौर प्रणाली में सबसे बड़ा जुपिटर है, वह किस ग्रह की परिक्रमा करता है? तो बस वही बृहस्पति की परिक्रमा। सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। तो ग्रहों से भी आपको प्रश्न देख लेना है। चलिए, कौन सी मांसपेशी कनपट्टी की हड्डी को जबड़े से जोड़ती है? ऑप्शन देख लीजिए, पेक्टोरियस मेजर, मेसेटर। तो इसका सही आंसर इसके लिए आप ऑप्शन देख लिए होंगे, एक बार मैं फिर से बताता हूँ। कौन सी मांसपेशी कनपट्टी की हड्डी को हमने जबड़े से जोड़ती है? तो पेक्टोरियस मेजर, फिर मेसेटर, फिर है डेल्टॉयल या फिर सोलियस। इसका सही आंसर आप ऑप्शन 2 कीजिएगा, मेसेटर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि उस इकाई का नाम बताइए जिसमें ईंधन का ऊष्मीय मान व्यक्त किया जाता है। तो देख सकते हैं कि और ऊष्मा की बात है तो जूल होता है ना, मतलब तो आपको किलो जूल करना होगा। कैंडेला ज्योति तीव्रता, केल्विन ताप का, किलोग्राम तो द्रव्यमान का। तो मतलब साफ है कि ऊष्मा क्या होता है? जूल होता है ना, इसीलिए किलो जूल इसका आंसर होगा। चलिए, कौन सी ग्रंथि अन्य अंतःस्रावी ग्रंथियों के कार्य को नियंत्रित करती है? आपको पता है कि जो पीयूष ग्रंथि है उसको मास्टर ग्रंथि कहते हैं, और यही ग्रंथि ना सभी ग्रंथियों के कार्य को नियंत्रित करती है। चलिए आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 77। चलिए, कह रहा है कि आपतित प्रकाश के माध्यम की क्षमता को इसके संदर्भ में व्यक्त किया जाता है। तो ऑप्शन देख सकते कि प्रकाश कितना सघन है, किस माध्यम में जा रहा है, उसी के बेस पर किया जाता है। सही आंसर प्रकाशी सघनता के बेस पर किया जाता है। चलिए, प्लास्टिक में निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है जी? तो क्रिप्टॉन का, अमोनिया का, ब्यूटेन का, एथिलीन का। तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी एथिलीन का हो जाएगा। चलिए, निम्नलिखित में से किसे प्राणी जगत के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया है? तो आप इसको पढ़ना होगा, बायोलॉजी का प्रश्न है। सही आंसर मेटाजोआ हो जाएगा। चलिए आगे देख लीजिए, निम्नलिखित में से कौन सहजीवी संबंध दर्शाता है? तो सहजीविता जब पड़ेगा तब पता, लाइकेन होता है, लाइकेन का पौधा होता है वह सहजीव संबंध, जिसमें दो जो पौधे या जीव होते हैं दोनों एक दूसरे पर डिपेंड होते हैं, वही सहजीवी संबंध कहलाता है। एक परजीवी होता है कि एक न दूसरे को नुकसान पहुँचा के खुद को फायदा उठाता है, जैसे अमर बेल वगैरह हो गए थे। चलिए आगे देखिए, कहे कि सेरीकल्चर शब्द किसके लिए प्रयुक्त होता है? तो देखिए इसका तो सही आंसर आप देख सकते हैं, मछली पालन, पक्षी पालन, मधुमक्खी पालन या रेशम पालन। तो सही आंसर ऑप्शन बी होगा। आपको ना जो भी आपको दिखाई देगा ना
सबको जो भी कल्चर वगैरह होते हैं कि किस में किसका पालन किया जाता है, कौन सी क्रांति, पीली क्रांति, श्वेत क्रांति, सबके लिए आपको इसको तैयार कर लेना चाहिए। ठीक है, यहाँ से 1-2 प्रश्न आपको देखने को मिल जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। श्वसन तंत्र से संबंधित विभिन्न रोग किस प्रकार के प्रदूषण के कारण होते हैं? तो स्वाभाविक सी बात है कि आप सांस जब लेते हैं तो हवा लेते हैं ना जी, तो अगर वायु प्रदूषित है तो आपको श्वसन संबंधी रोग हो सकता है। चलिए, खाद्य श्रृंखला के तीसरे स्तर में तो पहले में कौन आता है जी? पहले में आता है प्राथमिक उपभोक्ता, मैंने प्राथमिक क्या, पहले में घास वगैरह आते हैं, फिर पहले में आता है प्राथमिक उपभोक्ता, उसके बाद आते हैं द्वितीय उपभोक्ता। तो खाद्य श्रृंखला के तीसरे पोषी स्तर निम्नलिखित में किस शामिल किया जाता है जी? सॉरी, मैंने थोड़ा गलत बोल दिया, मैं आपको बता देना चाहता हूँ, पहले प्रश्न को समझिए। कहा कि खाद्य श्रृंखला के तीसरे पोषी स्तर में निम्नलिखित में से किसे शामिल किया जाता है? 3 स्तर हैं, तो मैं आपको बता दूं कि पहले स्तर में हरे पौधे आते हैं जिनको उत्पादक कहते हैं। उसके बाद दूसरे स्तर में प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं जो उसका मतलब उपभोग करते हैं, और तीसरे में आते हैं द्वितीय उपभोक्ता। ठीक है, तो और हमको लगता है कि एक चौथा भी हो सकता है जिसको शीर्ष उपभोक्ता बोलेंगे। तो वर्तमान में इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए, हमसे कह रहा है कि कौन नोबेल गैस है जी? तो आपको पता है कि आदर्श गैस वही होता है जो कम धुआं प्रदूषण फैलाता है। इसका सही आंसर ऑप्शन ए आर्गन हो जाएगा। छुई मुई पौधे का वैज्ञानिक नाम को बताना है, तो सही आंसर मिमोसा पुडिका हो जाएगा। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन से संबंधित अनिवार्य सीमाएं तय करने वाले औद्योगिक देशों के बीच की गई एक अंतर्राष्ट्रीय संधि है? तो देखिए, ग्रीन हाउस गैस के लिए जो अंतर्राष्ट्रीय संधि हुई थी वह क्योटो प्रोटोकॉल के द्वारा हुई थी। निम्नलिखित में जैव निम्नीकरणीय पदार्थ, तो देखिए मैं आपको बता दूं कि जिनका विघटन आसानी से होता है, जो सड़ गल जाते हैं उसको बोलते हैं जैव निम्नीकरणीय, और जो आसानी से सड़ते गलते नहीं हैं, जिनका अपघटन नहीं होता है, उनको बोलते हैं जैव अनिम्नीकरणीय। तो वर्तमान हमसे पूछा कि कौन निम्नीकरणीय है, जिसका जो आसानी से सड़ गल सकता है, तो क्या हो जाएगा? पौधे हो जाएंगे, बाकी सब नहीं गलेगा। ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। कहा कि पक्षियों के इनमें से कौन सी प्रजाति गंभीर रूप से लुप्तप्राय है, मतलब कौन विलुप्त के कगार पे है? कोयल आपको दिखता होगा, कौवा भी दिखता है, मोर भी दिखता है। सही आंसर ऑप्शन हो जाएगा ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। कहा कि बेरी-बारी नामक जो बीमारी है वह निम्न में से किस विटामिन की कमी के कारण होता है? तो देखिए, आपने तो याद कर लिया कि बेरी विटामिन बी कमी से होता है, लेकिन विटामिन बी में भी प्रकार है, विटामिन B1 की कमी से होता है। इसके बारे में मैं पिछली वीडियो बना दूंगा, आप देख लीजिएगा। चलिए आप देख लीजिए, और आज के लिए हम लोग आखिरी प्रश्न को देखते हैं। चूँकि इस वीडियो में हम लोग केवल साइंस के प्रश्नों को देखे हैं, वीडियो लंबा हो चुका है। अगर आप आगे की वीडियो देखना चाहते हैं तो कमेंट कर दीजिएगा, हम आगे की वीडियो को आपके लिए लेकर आएंगे। और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल को दबा लीजिए ताकि आपको कोई भी क्लास मिस ना हो। कह रहा है कि हिमालय में एप्पल एक औषधीय पौधा है, तो जो उच्च क्षेत्र में पाया जाता है तो उसके लिए किस समूह रखेंगे? तो जो भी किसी खास स्थान में पौधे पाए तो उसका बोलते हैं स्थानिक पौधे बोल लेते हैं। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। तो चलिए, इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में टॉपिक के साथ तैयारी करते हैं। तब तक टेक केयर, थैंक यू, जय हिंद, वंदे मातरम।